ओके, सो चलो अब हम शुरू करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक देखा था जहां पे m प्लस n प्लस p आइटम्स है हमारे पास। m प्लस n प्लस p आइटम्स है हमारे पास एंड हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तीन ग्रुप्स में। मान लो तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। ग्रुप्स का साइज है m n एंड p। ये अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल अनइक्वल ग्रुप साइज। जब ये अनइक्वल ग्रुप साइज होता है तो उस केस में m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल, p का फैक्टोरियल। ये एक फॉर्मूला हमने देखा था। दूसरा, अगर हमारे पास हमको ये केस है जहां पे हमारा ग्रुप का साइज अनइक्वल था। सेकेंड पार्ट था स्टूडेंट्स जहां पे हमको m ग्रुप्स बनाने थे ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ईच, ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ईच। मतलब हर ग्रुप में n ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसका मतलब है कि टोटल हमारे पास mn ऑब्जेक्ट्स हो गए। टोटल हमारे पास m इंटू एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो उस केस में जो ग्रुपिंग होती थी वो होती थी mn का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अब हम देखते थे कि हर ग्रुप में n ऑब्जेक्ट है तो ये n कितनी बार मल्टीप्लाई होता, m टाइम्स मल्टीप्लाई होता। तो इसलिए फैक्टोरियल n का पावर m। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे ग्रुप के साइजेस सेम है तो जितने ग्रुप के साइजेस सेम होते हैं हम उतने के फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज m ग्रुप्स आर हैविंग द सेम साइजेस, सो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे m के फैक्टोरियल से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो फंडा और ये वाला जो है ये वाली चीज ये हमको याद रखना चाहिए कि दिस इज बिकॉज ऑफ इक्वल ग्रुप, दिस इज बिकॉज ऑफ इक्वल ग्रुप, राइट। अब ये दोनों ही केसेस में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट है। ये दोनों ही केसेस में हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे। सेकेंड सिचुएशन क्या होगा? सेकेंड सिचुएशन होगा जहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है लेकिन आइडेंटिकल है, ठीक है। अब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में मैंने आप लोगों को कल एग्जांपल दिया था कि मान लो हमारे सामने 10 चॉकलेट्स रखे हुए हैं। क्या है हमारे सामने? हमारे सामने 10 चॉकलेट्स रखे हुए हैं और वो 10 के 10 चॉकलेट्स आइडेंटिकल है। 10 के 10 चॉकलेट्स आइडेंटिकल है और उनको हम चार ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं। चार ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं और हर ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट होगा, कम से कम एक एलिमेंट होगा। तो हमने फॉर्मूला देखा था n-1 CR-1। तो चार ग्रुप अगर कह रहा हो और 10 चॉकलेट है तो n का वैल्यू 10 और r का वैल्यू 4, तो वो बन जाता था 9C3। और अगर ग्रुप्स कैन हैव जीरो आइटम, अगर ये स्टेटमेंट डाल दो कि ग्रुप्स कैन हैव जीरो आइटम, तो उस केस में हमने कल फॉर्मूला देखा था n+r-1 CR-1। तो उस हिसाब से 10+4 14 -1 13 C3। तो इतना हिस्सा हमने कहीं ना कहीं क्लास में देख रखा है। यहाँ पे आई होप सबको क्लियर होगा बिकॉज कहीं ना कहीं हमने दो दो या तीन, आई थिंक 3 लेक्चर्स कहीं ना कहीं इसमें हमने डेडिकेट कर दिए, ठीक है। तो ये पूरा डिवीजन था। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड वाला देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला डिवीजन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। दो केसेस, ग्रुप साइज सेम, ग्रुप साइज नॉट सेम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का वो कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं। अब उसमें केस था कि हर ग्रुप में कम से कम एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो n-1 CR-1, और हर ग्रुप में जीरो आइटम्स भी अगर हो सकता है तो उस केस में n+R-1 CR-1। इतना तो हम देख चुके थे, राइट। तो चलो अब बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से क्या समझते हो? कौन बताएगा? हर्ष, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से क्या समझते हैं अपन? तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक एग्जांपल से बताएं। हाँ बताओ बताओ। जैसे कोई लाइब्रेरियन है, वो बुक्स को अरेंज किया हम्म। और
बच्चे आए तो उसको कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है बुक्स को। जैसे 10 बुक्स है तो 10 बुक्स को उसको 3 और 4 के बंडल में करना है, 4 का 2 और 2 का 1। ठीक है। तो वैसे वो पहले अरेंज कर लिया, और उसके बाद जब स्टूडेंट्स आए तो उनको कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, किसको 4 वाला देता है, किसको 3 वाला देता है, किसको 2 वाला देता है। वेरी गुड, परफेक्ट। मेन पॉइंट तो स्टूडेंट्स जो ये है कि बांटना, मेन पॉइंट है बुक्स को बांटना। अब जैसे कि हर्ष ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया कि 10 अगर हमारे पास 10 बुक्स थे, तो लाइब्रेरियन ने पहले क्या किया, अपने टेबल पे मान लो कि उसने ग्रुपिंग कर दी, चार चार बुक्स के 2 ग्रुप बनाए और 2 बुक का 1 ग्रुप बनाया। और अब सामने 3 लोग खड़े थे, तो अब उन 3 लोगों को वो ये बुक्स देगा, है ना। तो अब जैसे कि जो 2 बुक वाला उसने ग्रुप बनाया था, वो तीनों में से किसी एक के पास जा सकता है। अब तीनों में से किसी एक के पास गया, तो अब जो 4 बुक्स का ग्रुप है, अब वो किसी तीनों में से किसी एक के पास जा सकता था। अब एक के पास अगर हम ऐसा कंडीशन डाल रहे हैं कि पहले जिसको एक बार बुक मिल गया, एक एक लॉट मिल गया, उसको दूसरा लॉट नहीं मिलेगा, तो जो 4 बुक देने का अब आएगा उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, और जो तीसरा लॉट है उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन बचेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा बांटना, ठीक है, बांटना। अब जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 2 सिचुएशंस होंगे, या तो आप अलग अलग चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या फिर आप डिस्टिंक्ट के जगह पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो 2 सिचुएशन होंगे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझो। अभी हम ये देखेंगे कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, सो पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को, पढ़िए जरा मेरे साथ। आफ्टर यू हैव मेड ग्रुप्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, जब हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना लिया, यू माइट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस ग्रुप्स इन वेरियस प्लेसेस, तब आपको शायद इस ग्रुप्स को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर यू मेड ग्रुप्स ऑफ सम टॉफीज, एग्जाम्पल के तौर पे अगर कुछ टॉफीज का हमने ग्रुप बनाया, यू माइट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस ग्रुप्स अमॉन्ग सम चिल्ड्रन, तो हो सकता है कि हम ये कुछ चिल्ड्रंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और आफ्टर डिवाइडिंग सम नंबर ऑफ बॉल्स इनटू ग्रुप्स, यू माइट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस ग्रुप्स इनटू बॉक्सेस, या फिर हो सकता है कि आपने बॉल्स का ग्रुप बना लिया और अब आप उन बॉल्स को ना बॉक्सेस में डालना चाहते हो। सो जस्ट एज द बॉक्स ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर, ये वाली जो लाइन है, जस्ट एज द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप कैन बी सिमिलर और डिसिमिलर, जैसे हम स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं ना, ये किए अभी पिछले 2-3 क्लासेस में, तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से ये जो हम प्लेसेस जहां पे इन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्लेसेस जहां पे हम इन ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी सिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं। कैसे? तो मान लो कि जैसे अभी हर्ष ने एग्जांपल लिया कि लाइब्रेरियन को 3 बच्चों को बुक पकड़ाना है, तो तीनों बच्चे तो अलग अलग हैं, लेकिन वहीं पे अगर लाइब्रेरियन को 3 डब्बों में डालना था और डब्बे एकदम सेम है, ठीक है, डब्बे एकदम सेम है, तो वहां पे वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे वो सिमिलर जगह पे कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमको अलग अलग साइज के बॉक्सेस में डालना था या फिर अलग अलग लोगों को देना था, तो वहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिसिमिलर जगहों पे हो रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्ट जगहों पे हो रहा है। ओके, सो व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग वी नीड टू कीप वन रूल इन माइंड। जब भी आप ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, अपने माइंड में एक रूल को याद रखना, ठीक है। रूल क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इफ द प्लेसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आर डिसिमिलर, अगर आप जहां पे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो डिसिमिलर है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स काउंट, तो उस केस में आपके ग्रुप्स का अरेंजमेंट जो होगा वो काउंट करेगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन उन जगहों पे कर रहे हो जहां पे सिमिलैरिटी है, जैसे सेम बॉक्सेस में डाल रहे हो, ठीक है, तो वहां पे अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स मैटर नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, यही एग्जाम्पल को बार बार कह रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज को दिमाग में बैठाओ कि जब बुक्स लाइब्रेरियन को देना है 3 बच्चों को, तो तीनों बच्चे अलग अलग हैं, ठीक है,
तो अब वहां पे किसको कौन सा बुक दे रहा है, दिया जा रहा है, कौन सा लॉट दिया जा रहा है, ये अलग अलग केसेस बन जाएंगे। बट अगर तीनों सेम खड़े थे, ठीक है, मान लो वो क्रिश 3 चल रहा था, तीनों क्रिश ही खड़े हैं और हम उनको बुक दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि क्रिश 4 कैसे बनाएंगे, तो उस केस में बिकॉज तीनों सेम है तो वहां पे ग्रुप्स का अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी रूल को समझाने के लिए मैंने आगे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स रखे हुए हैं। तो अभी हम उन एग्जांपल्स को देखेंगे कि वो किस तरीके से सॉल्व हुआ है, एंड आई होप वो आइडिया सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन विच आई फील, मतलब ये डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए सबसे बेस्ट केस मेरे हिसाब से माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, इन हाउ मेनी वेज कैन यू पुट 5 balls इन 3 boxes? आप कितने तरीके से 5 balls को डाल सकते हो 3 बॉक्सेस में। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर बॉल सेम है कि अलग अलग है, बॉक्सेस सेम है कि अलग अलग है। तो उनके ना केसेस बनाए गए कि बॉल्स अगर सेम है तो क्या होगा, बॉल्स अगर डिफरेंट है तो क्या होगा, बॉक्सेस सेम है तब क्या होगा, बॉक्सेस डिफरेंट है तब क्या होगा। तो कुल मिला के टोटल 4 केसेस होते हैं। ये देखो, बॉक्स सिमिलर, बॉल सिमिलर पहला, बॉक्स डिफरेंट, बॉल सिमिलर दूसरा, बॉक्स सिमिलर, बॉल्स डिफरेंट तीसरा, एंड लास्टली बॉक्स डिफरेंट, बॉल्स भी डिफरेंट चौथा। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले वाले से शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग 2 मिनट के लिए इस पे सोचो तो थोड़ा सा, बॉक्सेस सिमिलर है, बॉल्स भी सिमिलर है, तो उस केस में आप कितने तरीके से 5 बॉक्सेस को 5 बॉल्स को बॉक्सेस में डाल सकते हो। चलो ट्राई करो 2 मिनट के लिए। अरिजीत एक बार अनम्यूट करना। अरिजीत एक बार अनम्यूट करना। यस सर। हाँ अरिजीत, वो मेरे को भी मैसेज आया। पहले आप एक बार अपने पेरेंट को बोलिए हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ बात करने के लिए। हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपके फादर को कॉल कर रहे हैं, तो वो ना ही कॉल पिक कर रहे हैं ना ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट केस आप अभी क्लासेस यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाओगे। क्लियर है? यस सर। आप एक बार उनको कहिए बात करने के लिए, एंड देन आप क्लास वापस ज्वाइन कर लेना। मैं आपको नहीं रिमूव कर रहा हूँ, खुद खुद रिमूव होकर एक बार पेरेंट को बोलो कॉल करने के लिए, एंड देन ज्वाइन द क्लास। ओके, ओके सर। चलो, आई थिंक सबने थोड़ा सा ट्राई किया होगा ना। अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ ताकि आपको प्रोसेस समझ में आए। ओके, सो दी अब ये देखिए, यही केस है अगर बॉक्सेस सिमिलर है एंड बॉल्स भी सिमिलर है। तो जब बॉक्सेस सिमिलर होगा तो याद कीजिए, मैंने आपको एग्जांपल ऐसे दिया था कि अगर आपके सामने 10 चॉकलेट है और 10 के 10 सेम ही है, तो उनमें से 4 चॉकलेट उठाने के कितने तरीके हैं। तब आप 10C4 नहीं बोलते, तब आप एक एक ही तरीका बोलते हो, क्योंकि उन 10 में से कोई भी 4 उठाओगे ना, एक ही तरीका होगा। ऐसा नहीं होने वाला कि आपने उन 10 में से 4 उठाकर किसी को पकड़ाया और फिर या कोई दूसरा 4 चॉकलेट उठा के उसको पकड़ाए, तो वो अलग अलग केसेस होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रुपिंग 005। 005 मतलब क्या है, आपने जो 3 ग्रुप बनाए उसमें पहला ग्रुप में आपने कोई भी बॉल नहीं रखा, दूसरे ग्रुप में भी आपने कोई बॉल नहीं रखा, तीसरे ग्रुप में आपने 5 बॉल रखा। ठीक है, तो 005। नेक्स्ट होता है 014, नेक्स्ट होगा 023, नेक्स्ट है 113, और फाइनली है 122। तो यहाँ पे जो हम ग्रुप्स का डिफरेंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉल्स पे कर रहे हैं। ठीक है, कि हम कौन से बॉक्स में कितना बॉल डाल रहे हैं, उसके बेसिस पे डिपेंड कर रहा है।
ये मैटर नहीं कर रहा कि हम कौन से बॉक्स में बॉल डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बॉक्सेस भी यहाँ पे अलग अलग है, और हमारे फिलहाल तो बॉल्स भी हमारे सिमिलर है। अगर ये अलग अलग होते तो बात अलग थी। मान लो अगर पांचों अलग कलर के बॉल होते, तो पांचों अलग कलर के बॉल होते तो ये अब 0-1-4 वाला केस अगर देखो, तो 0-1-4 में अकेला किसको किया, ब्लैक को अकेला किया, या ब्लू को अकेला किया, या रेड को अकेला किया, ये सब अलग अलग केसेस की तरफ काउंट होंगे। बट एज ऑफ नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये एक सिंगल केस की तरह काउंट होगा, क्योंकि सारे बॉल्स आइडेंटिकल है। तो आप खुद सोचिए ना कि अगर आपके टेबल पे मैंने 5 सेम टेनिस बॉल रख दिए, सब कुछ सेम है, आपको कहा कि 3 ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप में कुछ मत रखना, ठीक है, एक ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए और एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसको करने का एक ही तरीका हो, ठीक है, उसको करने का एक ही तरीका होगा। तो इसीलिए हर एक केस को ग्रुप बनाने के वन वे है सिर्फ। यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को? ये तो हमने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया है, स्टिल एक बार बताइए क्या यहाँ पे किसी तरीके का डाउट आ रहा है आप लोगों को? एनीवन? ये क्लियर है ना? ठीक है। नाउ अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है स्टूडेंट्स, कि हम जिस बॉक्स में डालना है ना, वो सारे बॉक्स भी सेम है। आपको तीनों बॉक्सेस में बिल्कुल भी अंतर नहीं फील होगा। और जब आपको तीनों बॉक्सेस में से किसी भी बॉक्स में अंतर नहीं फील होगा, तो उस केस में इन ग्रुप्स का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है। मैंने अभी पिछले स्लाइड में आपको रूल बताया था ना, कि रूल क्या याद रखना है हमको डिस्ट्रीब्यूशन में, कि अगर हम ऐसे जगहों पे बॉल्स को दे रहे हैं या सामान दे रहे हैं जो अलग अलग जगह है ना, अलग अलग जगह है, अलग अलग जगह मतलब डिसिमिलर प्लेसेस के लिए, तो उस केस में अरेंजमेंट होगा ग्रुप्स का। लेकिन अगर वो डिसिमिलर नहीं है, तो फिर वहां पे अरेंजमेंट नहीं होगा। अरेंजमेंट नहीं होगा तो फिर कितने तरीके से कर सकते हो? सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हो। तो इसीलिए हर एक केस का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही तरीके से हो रहा है। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स ना, ये इनका मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है। इसको और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब जाकर हमें टोटल नंबर ऑफ केस मिल रहा है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज मिल रहा है। तो इसलिए 1 into 1, ये जो आपको ये वाला जो 1 दिख रहा है, ये एक्चुअली में 1 into 1 से हुआ है, ये भी 1 into 1 से हुआ है। और अब ये टोटल ऐड किए तब जाके हमारा 5 बन रहा है, ठीक है। ये टोटल को जब हमने ऐड किया तब जाके 5 बन रहा है। तो जब बॉक्सेस भी सेम है, बॉल्स भी सेम है, तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 5। कोई डाउट किसी भी तरीके का? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर ना। बहुत सिंपल तरीके से ये टेबल जो है आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा होगा, एंड आपको खुद भी थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। बट आई होप दिस फंडा इज क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करें फिर। यस हर्ष। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में ग्रुप डिफाइन होता, जैसे कि वो 5 बॉल्स को हम लोग 2 3 1 में ही दे रहे हैं, तब हाँ, तो नंबर ऑफ वेज एक ही होता। 2 3 1 तब भी एक ही होता, तब भी एक ही होता, क्योंकि बॉल्स सेम है ना। यस सर। ठीक है। ओके सर। हाँ। अच्छा नेक्स्ट। एक मिनट, आपने बोला कि अगर हमने ग्रुप के साइजेस को सेम कर दिया, ग्रुप के साइजेस को अलग कर दिया और ग्रुप को डिफाइन कर दिया। देखो, एक होता है कि ग्रुप का डिफाइन कर दिया कि ये दो दो वाला होना चाहिए, ये 3 वाला होना चाहिए। आई थिंक, हाँ। सर जैसे हमारे मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम्म। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 balls be put in 3 boxes with group size 1 2 3, हम्म। और ये चारों क्वेश्चन पूछा गया है। हम्म। तो उसमें ग्रुप डिफाइन कर दिया गया है, तो ओके। उसका वेज तो एक ही होगा। अगर हम, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का ना क्वेश्चन हो गया कि हम बॉक्सेस में जो डाल रहे हैं, तो उसमें एक बॉक्स में 1 डालना है, एक में 2 डालना है, एक में 3 डालना है। ये तो क्वेश्चन यहाँ पे रखा है मैंने। ऐसे देखो ना कि अगर बॉक्सेस डिफरेंट हो गए, नो बॉक्सेस सर, वही डिफरेंट हो क्वेश्चन गए। सर, आप M8.4 वो मॉड्यूल एक बार ओपन कीजिए ना। यही यस वाला सर, कह ये रहे थे। वाला। हाँ, इसका फर्स्ट वाला। हम्म।
In how many ways can 6 balls be put into 3 boxes with group size 1, 2 and 3? तो इसका आंसर तो 1 ही होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का साइज पहले ही डिफाइन कर दिया है मैंने, जो अभी टेबल आपको दिखाया था उसमें ग्रुप के साइजेस अलग अलग बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ग्रुप का साइज सिर्फ एक ही बनेगा, एक ही सिचुएशन होगा, तो इसलिए आंसर 1 होना चाहिए। ओके सर, यही डाउट था। ओके, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल है जहां पे बॉक्सेस को डिफरेंट कर दिया गया है लेकिन बॉल्स अभी भी सिमिलर है। तो बॉक्सेस को डिफरेंट किया गया। जो ये वाला जो हम पहला टेबल देखे थे, इस पहले टेबल में हमारा बॉल्स भी सिमिलर था, बॉक्सेस भी सिमिलर था, लेकिन अब क्या होगा, अब बॉक्सेस डिफरेंट हो जाएगा। बॉक्सेस डिफरेंट होने के कारण अब डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक तरीके से नहीं होगा। तो इसको देखिए यहां पे सॉल्यूशन, इसको यहां देखिए, ये कौन सा, ये सेकंड केस क्या है, बॉक्सेस डिफरेंट है, बॉल्स सिमिलर है। तो नोटिस करो अभी भी 005, 014, 023, 113, 122, ये 5 डिफरेंट केसेस हो रहे हैं, और इन 5 डिफरेंट केसेस को हमने यहाँ पे 5 ग्रुप्स बन गए हमारे, ठीक है। लेकिन बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपके जो बॉक्सेस है ना डिफरेंट है। तो बॉक्सेस डिफरेंट है तो आप ऐसे मानो कि आप 3 लोगों को दे रहे हो, क्या अज्यूम करके चलना है, हम 3 लोगों को दे रहे हैं। तो अब आपके सामने अगर 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, आपके सामने अगर 3 लोग खड़े हैं और आपने आपके आपके पास 3 ग्रुप है, एक 0 का है, एक 0 का है, एक 5 का है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये 005 को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इसको अरेंज किया जा सकता है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल से। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम दो आदमी को सेम चीज दे रहे हैं, तो उसको हम 2 अलग अलग केसेस के तौर पे नहीं काउंट करेंगे, एक ही केस के तौर पे काउंट करेंगे। तो 3 फैक्टोरियल का तो वैल्यू 6 होता है, और 6/2 कितना हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट है 014। अब 014 में क्या है कि तीनों ग्रुप्स के साइजेस हमने अलग अलग रखे हैं। अब क्योंकि तीनों ग्रुप्स के साइजेस अलग अलग रखे हैं, और अगर हमारे सामने 3 लोग खड़े हैं, तो अब किसको 0 पकड़ाते हैं, किसको 1 पकड़ाते हैं, किसको 4 पकड़ाते हैं, इसके टोटल 3 फैक्टोरियल केसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब सेम वही फंडा है स्टूडेंट्स, इसको, ये वाले बॉक्स को और ये वाले बॉक्स को, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों बॉक्सेस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाकर हमको टोटल नंबर ऑफ वेज मिलेगा। तो ये जो 3 दिख रहा है ये कैसे आया है, 1 into 3 से आया है। ये 6 कैसे आया है, तो 1 into 6 से आया है, ठीक है। यहाँ का 1 और यहाँ का 6, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा 6 आ रहा है। तो बोलिए क्या ये टेबल अब क्लियर है, बताओ, पिछले वाले के साथ जरा कंपेयर करो, क्या ये चीज क्लियर है? आप एक काम कीजिए, मैं चाहूंगा ये समझने के लिए आप जल्दी से अपनी कॉपी में इस टेबल को बनाओ, जल्दी से सब कोई अपनी कॉपी में इस टेबल को बनाओ। बिकॉज अभी आपको ना वो लिखोगे ना, जब हाथ चलाओगे तो भी थोड़ा सोच सोच के लिखते हो, तब जाके वो चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती हैं।
हर्ष, होपफुली नेक्स्ट क्लास में आपको उसके लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, ठीक है। डी अरेंजमेंट वाला पार्ट जो है उसको हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बट बाकी हो गया जैसे फैक्टोरियल वाला हो गया या डिविजन्स वाला हो गया, वो मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। डी अरेंजमेंट क्या है ना, डी अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत रेयर हो गए हैं, एंड अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, बाकी डिविजन्स वगैरह आई विल एक्सप्लेन, नॉट एन इशू। राइटिंग डन, परफेक्ट। चलो ये सेकंड वाला बनाओ जल्दी से टेबल, सेकंड वाला टेबल बनाओ। यस मधुरेंद्र। सर ये जो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग और ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वेज आ रहा है ये किस चीज का ये टोटल नंबर ऑफ वेज है? इन्हीं दोनों रोज को मल्टीप्लाई करके, मतलब इस कॉलम के नंबर को इस कॉलम के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला कॉलम आ रहा है। तो ये मतलब ये क्या है, ये 3 क्या है यहाँ पे? 3 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का वे है। हाँ, ये जो लास्ट वाले कॉलम में जो दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअली में हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ओके सर। मतलब मोटा मोटी ये कह लो कि अगर आपके सामने आपने अगर 5 चॉकलेट्स रखे हैं, पांचों चॉकलेट सेम है, और आपके सामने 3 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, तो आप उन 5 चॉकलेट्स को उन 3 बच्चों में कितने अलग अलग तरीके से बांट सकते हो। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज आ रहे हैं? 21 वेज आ रहे हैं, ठीक है। आदर्श पूछ रहा है 113 वाला केस एक्सप्लेन कर दीजिए। आदर्श 113 का मतलब क्या है? हमने एक ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ग्रुप में एक ऑब्जेक्ट है, एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट है। इसको ऐसे समझो कि पांचों चॉकलेट सेम था, एक ग्रुप में एक चॉकलेट, एक ग्रुप में एक चॉकलेट, एक ग्रुप में 3 चॉकलेट। अब आपके सामने 3 लोग हैं, ठीक है। इन 3 चीजों को, इन 3 लोगों, ये जो 3 चीजें हैं हमारे पास, 3 ग्रुप्स है, ये इन 3 बच्चों को देने के 3 फैक्टोरियल वेज होंगे क्या? नहीं होंगे 3 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये जो एक एक चॉकलेट वाला जो केस है ना, अब वो एक चॉकलेट आप पहले इसको दो, और फिर सेकेंड पर्सन को दो, या आपने जो चॉकलेट सेकेंड वाले को दिया था वो पहले फर्स्ट वाले को दिया है, तो वो 2 अलग अलग केसेस के तौर पे काउंट नहीं होगा। मोटा मोटी ये कि ये जो 113 है, दीज आर नॉट 3 डिफरेंट ग्रुप्स ना। क्या ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स है? अगर 3 डिफरेंट ग्रुप्स होता तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का 3 फैक्टोरियल वेज होता, लेकिन ये 3 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, इसमें से 2 ग्रुप आइडेंटिकल है, तो जिसके कारण यहाँ पे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, तब जाके ये 3 आया। क्लियर हो गया? और सेम चीज 122 वाले में भी किया गया है। डन स्टूडेंट्स, बढ़े के अगले क्वेश्चन की तरफ। आपने 2 टेबल बनाया है, दोनों टेबल में आपने सेम क्या रखा है? बॉल्स को सेम रखा है, ठीक है।
और बॉक्सेस में पहले वाले में बॉक्स भी सेम थे, दूसरे वाले में बॉक्स अलग हो गए। अब हम उल्टा करेंगे, अब उल्टा करेंगे। उल्टा क्या होगा? केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या हो रहा है? अब बॉक्सेस भी सिमिलर है, बॉक्सेस सिमिलर है लेकिन अब बॉल्स डिफरेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अगर मैं एग्जांपल दूं, 5 डिफरेंट चॉकलेट्स, 5 डिफरेंट चॉकलेट्स in 3 identical boxes, in 3 identical boxes। ठीक है, 5 अलग अलग चॉकलेट है आपके पास और आप उसको 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में डालना चाहते हो। अच्छा, बाकी ये जो केस 2 लिखे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम n+r-1 cr-1 ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। n+r-1 cr-1, जहाँ पे n आपके नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगे और r आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस हो जाएंगे। तो अगर हम 5 बॉल्स को 3 बॉक्सेस में डालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 + 3 - 1 c3-1। तो ये फाइनली आपका 7c2 हो गया। और 7c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7c2 का वैल्यू 21 हो जाएगा। ठीक है, 7c2 का वैल्यू 21 हो जाएगा। ओके, तो याद रखना ये जो केस नंबर 2 है इसमें ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। चलो अब इस टेबल में लॉजिक समझो। इस टेबल में क्या है स्टूडेंट्स कि अब आपके ना पांचों चॉकलेट्स अलग अलग है। अब अगर पांचों चॉकलेट्स अलग अलग है और अगर आपने पहले ये डिसाइड किया कि 005 में बनाना है, 005 मतलब 2 ग्रुप सेम, 2 ग्रुप में कुछ नहीं रखना और एक ग्रुप में पांचों रखना है। तो एक ग्रुप में पांचों रखने के कितने तरीके? 5C5। एक ग्रुप में पांचों रखने के कितने तरीके? 5C5। और 5C5 की वैल्यू तो 1 ही होती है। अगला अगला केस क्या है? अगला केस ये वाला केस, आपने एक ग्रुप में कुछ नहीं रखा, एक ग्रुप में 1 रखा, एक ग्रुप में 4 रखा। तो जिसमें आप 1 रख रहे हो उसको कितने तरीके से करोगे? 5C1 तरीके से। और जिसमें आप 4 रख रहे हो उसको कितने तरीके से करोगे? 4C4। क्योंकि 1 रखा तो दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिकली फिर रेडी हो गया ना। अच्छा, ये वाला सिनेरियो क्या है? ये वाला सिनेरियो है 023। 023 मतलब एक ग्रुप 2 ऑब्जेक्ट का, एक ग्रुप 3 ऑब्जेक्ट का, एक ग्रुप 0 ऑब्जेक्ट का। तो ये आपका मान लो जैसे 0 ऑब्जेक्ट, अगर हम 0 ऑब्जेक्ट से शुरू करें तो 5C0 इंटू अगला ग्रुप है 2 ऑब्जेक्ट का। तो दो ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाने के लिए आपके पास 5 चीजें थी, 5C2। और इसके बाद अब बचा आपके पास 3 ऑब्जेक्ट, तो 3C3। ये 3C3। तो फाइनली ये 5C2 के इक्वल ही हुआ क्योंकि 5C0 3C3 बराबर है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये टेबल इस तरीके से निकाला गया है। और रहा बात डिस्ट्रीब्यूशन का, तो क्योंकि स्टूडेंट्स बॉक्सेस सिमिलर है, क्योंकि बॉक्सेस सिमिलर है वहां पे सारे मतलब कि सेम बॉक्सेस में डाल रहे हैं, तो इसीलिए हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हर चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, एंड फाइनली द टोटल नंबर ऑफ वेज इस केस में कितना आ जाता है? टोटल नंबर ऑफ वेज इस केस में आ रहा है 41। क्या ये फंडा समझ में आया है? आई थिंक ये तीसरा टेबल बनाओ अभी सब। अभी जब तीसरा टेबल बनाओगे तो बनाने के साथ साथ आपको वो अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ओके, डू रिमेम्बर इस क्वेश्चन में जो ऊपर लिखा है मैंने, ठीक है, रिमेम्बर इट एज अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 5 डिफरेंट चॉकलेट्स इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। कितने तरीके से सोच रहे हो? मतलब अगर हमारे सामने सिर्फ 5 अलग अलग चॉकलेट्स रखे हैं और हमारे सामने 3 सेम डब्बे रखे हुए हैं, आइडेंटिकल कार्टून कार्टून रखे हुए हैं, तो कितने अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है 41 डिफरेंट वेज में। हरी अप लिखने के साथ साथ मुझे इन्फॉर्म करना ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर सकूं।
डन, 2 लोगों ने बोला हो गया है। और कितने लोगों का हो गया? बहुत लोगों का हो गया। चलो ठीक है। मेरा होल इंटेंशन है कि आपको ये आइडिया हो कि ओके कैसे ये लिखा जा रहा है, ठीक है, मतलब कैसे ये बन रहा है। खुद जब कॉपी में अभी लिख रहे होगे ना तो आपको दिख रहा होगा, अच्छा अच्छा ये केस है तो हम इस टेबल में ये कर रहे हैं। एंड लास्ट केस स्टूडेंट्स, लास्ट वाला सबसे आसान हो गया। आपके बॉक्सेस भी डिफरेंट है, बॉल्स भी डिफरेंट है। तो इससे जस्ट पहले वाले केस में क्या था, बॉक्सेस सेम थे, बॉल्स डिफरेंट थे। तो ये वाला टेबल तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या कहते हैं, क्योंकि हमारे जगह भी अलग अलग है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, जगह भी अलग अलग है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डन साक्षी, वेरी गुड। हर स्ट्रेट लाइन्स और कोनिक्स हम लोग 1 महीने में खत्म कर लेंगे, तो वी विल बी डन विथ ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ। बाकी आई एम एक्सपेक्टिंग मार्च, मार्च भी नहीं, फरवरी के अंदर हम लोग स्ट्रेट लाइन्स कोनिक्स खत्म कर लेंगे। तो उसके बाद अगर देखोगे तो कोई भी मेजर टॉपिक नहीं बचेगा एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो आई होप दिस इज डन। नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़े अवंती के मॉड्यूल की तरफ। ओके, मॉड्यूल के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हो गया, मतलब दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बार अवंती के मॉड्यूल में जो फॉर्मूलाज है ना, उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। हाँ, तो अब जैसे स्टूडेंट ये हो गया, तो अगर आपको ध्यान से याद हो, हमने ये डिस्कस कर लिया था पहले ही, ये डिस्कस कर लिया था पहले ही, ये डिस्कस हो चुका था, ये डिस्कस हो चुका था। ये दोनों, ये सब कल की क्लास में होता है। ये जो ये दिख रहा है, ये कल की क्लास में हुआ था। ओके, और बाकी बचा ये दोनों फॉर्मूला। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू अनइक्वल ग्रुप्स। तो अगर हम जी नंबर ऑफ ग्रुप्स बना रहे हैं, जी नंबर ऑफ ग्रुप्स बना रहे हैं, तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। ये क्या था आपका, ये देखो, ये ऊपर दिख रहा है कि नहीं, ये ऊपर दिख रहा है। तो दिस वाज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन।
अब क्योंकि हम इनको हमारे ग्रुप्स भी अलग अलग है, ठीक है, तो इस केस में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो सारे ग्रुप्स, अगर जी नंबर ऑफ ग्रुप्स बने थे तो डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान मान लो आपके सामने जी नंबर ऑफ बच्चे खड़े थे, तो ये जितने भी आपने चॉकलेट्स के ग्रुप बनाए होंगे, इन ग्रुप्स को उन बच्चों में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जी फैक्टोरियल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मतलब जितने भी आपने ग्रुप्स बनाए हैं ना, उनमें से आप कोई भी एक ग्रुप उठाइएगा, कोई भी एक ग्रुप उठाइएगा, मतलब एक केस उठाइएगा, और उस एक केस को जी बच्चों के बीच में डिवाइड करने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके हो जाएंगे, जी फैक्टोरियल हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमको मिलेगा टोटल वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक ये जी फैक्टोरियल अब क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हर एक स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा कि पहले ग्रुप बना दिया गया ऊपर वाले तरीके से, और क्योंकि यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाए हैं और हमारे ग्रुप्स भी, ग्रुप के साइजेस भी अलग अलग है ना, तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के हम ग्रुप बना रहे हैं, तो हर एक जितने भी ग्रुप्स बने हैं अलग अलग, उसमें से कोई भी एक ग्रुप को जी फैक्टोरियल वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और अगर उसको जी फैक्टोरियल वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है तो इसीलिए हमने इसमें जी फैक्टोरियल का एक मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये डिवीजन वाला था फॉर्मूला, ये हमने ऑलरेडी देख रखा था, राइट। अब अगर मैं इसी चीज को नीचे उतारता, अगर मैं इसी चीज को नीचे उतारता, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये यहाँ पे जो ये सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ये वाला सिचुएशन, ठीक है, ये वाला सिचुएशन, ये सिचुएशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये टोटल नंबर ऑफ वो है। अब यहाँ पे भी उन ग्रुप्स को हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ग्रुप्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ पे m नंबर ऑफ ग्रुप्स है, यहाँ पे कितने ग्रुप्स हो रहे थे, यहाँ पे हमारे m ग्रुप्स हो रहे थे। अगर आप ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि इसमें m नंबर ऑफ ग्रुप्स थे, तो इसीलिए हमको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ हम मल्टीप्लाई किए हैं m फैक्टोरियल से। ऊपर वाले केस में कितने ग्रुप्स थे, जी ग्रुप्स थे, तो किससे मल्टीप्लाई किया गया था, जी फैक्टोरियल से। नीचे वाले में कितने ग्रुप्स हैं, m ग्रुप्स है, तो इसीलिए किससे मल्टीप्लाई किया गया, m के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। ऊपर g नंबर ऑफ ग्रुप्स थे तो g के फैक्टोरियल से, नीचे m नंबर ऑफ ग्रुप्स है तो m के फैक्टोरियल से, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और वो हमारा बचता है। क्लियर, तो दिस इज इट, टॉपिक हो गया है खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, राइट। तो ये सब तो बहुत आसान है, प्री रीडिंग एक्सरसाइज वाला, यहाँ पे आता है, ठीक है। तो बताइए जिन जिन लोगों ने वैसे यहाँ ट्राई किया, इन क्लास एक्सरसाइज में कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, इन क्लास एक्सरसाइज में कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। हाँ विवेक। सर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें बोल रहा है कि 10 सब्जेक्ट है जिसमें G1, G2, G3, G4 के टर्म G4 में बांट दिए हैं। G1 के पास 1 है, G2 के पास 2 है, G3 के पास 3 है और G4 के पास 4। तो यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। फिर सर यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि G1, G3, तो इसको भी 4 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई तो तभी ना करोगे जब कोई भी ग्रुप किसी भी बंदे के पास जा सके, तब ना। लेकिन यहाँ तो क्लियर बोल दिया ना कि आपके सामने 10 चॉकलेट है और आप अब उन 10 चॉकलेट को 4 लोगों में डिवाइड करना चाहते हो, जिसमें पहले ही बता दिया कि किस जगह पे कितना जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 4 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कब करते,
जब G1 के पास इन ग्रुप्स में से कोई भी जा सकता था, G2 के पास अच्छा। इनमें से कोई भी जा सकता था, तभी करते थे। ठीक है, तब ठीक है। राहुल ने बोला है क्वेश्चन नंबर 4। राहुल, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स बी डिवाइडेड। सिंपल डिवीजन कह रहा है। उन 52 कार्ड्स में डिवीजन कैसे करने दिया है? तो 20-20 के 2, 7 का 1, 5 का 1, तो इस तरीके से डिवाइड करने दिया। तो अब अपन क्या फंडा लगाएंगे कि 52 में से 20 कार्ड निकालने के कितने तरीके हैं, या डायरेक्ट अगर मैं फैक्टोरियल का हेल्प ले लूं तो 52 का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 20 का फैक्टोरियल 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 20 का फैक्टोरियल 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। और क्योंकि ग्रुप साइज सेम है, ग्रुप साइज सेम होने के कारण 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करोगे, 2 ग्रुप सेम दिख रहा है, और बाकी वो एक ग्रुप जो 7 ऑब्जेक्ट्स का है उसके लिए 7 फैक्टोरियल, और एक ग्रुप जो 5 ऑब्जेक्ट्स का है उसके लिए 5 फैक्टोरियल। तो फाइनल जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 20 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नॉर्मल डिवीजन का क्वेश्चन है। इसमें तो जो हमने 2 चीजें डिस्कस की थी ना, डिवीजन ऑफ अनइक्वल ग्रुप एंड इक्वल ग्रुप, तो इसमें इस क्वेश्चन में इक्वल और अनइक्वल दोनों ही चल रहा है। कोई दिक्कत राहुल यहाँ पे? बताओ किसी तरीके का डाउट आ रहा है तो। राहुल समझ में आया? हो गया। आदर्श कह रहा है 6। हाँ विवेक, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये तो चैट में भी बता सकते थे। अरे सर, हम चैट में जा ही रहे थे तो मेरा हैंड रेज हो गया है, मतलब उस पर क्लिक हो गया है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 6 में 4 boys picked 30 apples, the total number of ways in which they can divide among themselves। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा सवाल अपने को ये देखना है कि क्या किसी भी इंसान के पास 0 एप्पल्स हो सकते हैं? क्या किसी भी इंसान के पास 0 एप्पल्स हो सकते हैं? दैट इज फर्स्ट थिंग। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लियर नहीं किया, बट आइडेंटिकल वर्ड या डिस्टिंक्ट वर्ड मेंशन करना जरूरी था। ठीक है, तो जो ऑप्शंस देख के तो लग रहा है आइडेंटिकल होगा, ऑप्शंस देख के तो लग रहा है, क्योंकि एक ही सी वाला लिखा हुआ है तो आइडेंटिकल एप्पल्स मान के चलते हैं। और क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला गया कि अगर 4 लोगों ने 30 एप्पल्स उठाए हैं तो वो अपने बीच में कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली बात इक्वल डिवीजन का पॉइंट नहीं कह रहा है। ठीक है, हमको क्वेश्चन ने नहीं बोला कि एप्पल्स को काटा जाएगा, तो वो एप्पल्स जो है कंप्लीटली अपने बीच में वो लोग डिवाइड करेंगे। अब जब वो अपने बीच में डिवाइड करेंगे तो हमको सारे केसेस लेने हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर क्या हर बच्चे के पास कम से कम 1 एप्पल होगा, कि किसी बच्चे के पास 0 एप्पल्स भी हो सकता है? तो उस केस में मेरा आंसर होगा कि किसी बच्चे के केस हाथ में 0 एप्पल्स भी हो सकता है, बिकॉज जब क्वेश्चन नहीं क्लियर करता है, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो आपको ब्रॉडर केस लेना पड़ता है। मतलब जनरली अगर वहां पे आपको ये क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है तो हमको सारे केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा। और सारे केसेस को कंसिडर करने का मतलब क्या होगा? सारे केसेस को कंसिडर करने का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि हम उस केस को भी लेके चलेंगे जहां पे शायद एक ही बच्चे के पास 30 के 30 एप्पल रह गए, बाकी तीनों ने कुछ नहीं लिया, वो भी एक काउंट होगा केस के तौर पे। तो अब यहाँ पे कौन सा वाला लगेगा? यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो 4 बॉयज हैं, हर के पास एक के पास x1, दूसरे के पास x2, तीसरे के पास x3, चौथे के पास x4। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये टोटल कहीं ना कहीं कितने होने चाहिए? 30 होने चाहिए, जिसमें कि आपका x1, x2, x3 एंड x4 ये सब क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं इन सबको क्या होना पड़ेगा? होल नंबर होना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कहा किसमें कन्वर्ट कर दिया? हमने इसको कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ n identical objects into r groups such that a group can have 0 number of items। हमने इसको नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाले लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाले लॉजिक में कन्वर्ट कर दिया। तो उसका तरीका क्या होता था, फॉर्मूला क्या होता था उसका? उसका फॉर्मूला होता था n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो n 30 है, r 4 है, तो ऊपर आएगा 33, नीचे आएगा 3। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। राहुल n माइनस वन सी आर माइनस वन तो तब होता है ना जब कम से कम एक ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, लेकिन अगर जीरो ऑब्जेक्ट भी रह सकता है तो n प्लस आर माइनस वन आता है ऊपर। इज दिस क्लियर? 6 में जिसको डाउट था आदर्श, हाँ क्या ये चीज क्लियर है आदर्श? ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है। अच्छा साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये जो मैं अभी यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना, जो इस मॉड्यूल पे लिख रहा हूँ, इनमें से कोई भी चीज सेव नहीं होगी। तो अगर आपको इसमें से कोई चीज लिखनी पड़ी, वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप वीडियो के हेल्प से देख के लिख लेना, ठीक है? जो टेबल बनाया हुआ था जो ओपन बोर्ड में वो सब सेव्ड है, बट ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये सेव नहीं होगा, तो आपको हाथों हाथ लिखना पड़ जाएगा। हाँ हर्ष, मल्टीनोमियल से भी यूज करके आ जाएगा, बट अगर मैं थोड़ा सा आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, लाइक बिना पेन और पेपर के, तो आई ऑलवेज प्रेफर परमुटेशन। है बहुत जल्दी है ना, डायरेक्टली आप बता पाते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। In how many ways can 20 identical toys be distributed among 4 children so that each one gets at least 3 toys? एक इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं ताकि ये सेव रह सके। क्वेश्चन नंबर 7, एक बार क्वेश्चन, 20 आइडेंटिकल टॉयज 4 लोगों के बीच में कम से कम 3 होना चाहिए। हाँ तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। 20 टॉयज से ना, मतलब ये टोटल 20 होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इकलौता ये नहीं, अब कंडीशन क्या है? तो कंडीशन है कि x1, x2, x3, x4 ये होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर तो हो गया, अच्छा होल नंबर में नहीं है, कहीं ना कहीं सबके पास कम से कम 3 होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। और साथ ही साथ x1, x2, x3, x4 ये सबके सब पे कंडीशन क्या लग गया? सबके सब पे कंडीशन लग गया कि ये कम से कम 3 होने चाहिए। क्या लग गया कंडीशन? कम से कम 3 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ना एक छोटा सा, हर्ष ने बोल दिया है, एक तरीके से छोटा सा सब्सटीट्यूशन करेंगे। अब वो सब्सटीट्यूशन क्या होगा? तो सब्सटीट्यूशन ये होगा कि हम x1 को मान लेते हैं 3 प्लस a, 3 प्लस a, x2 को मानो 3 प्लस b। मेरे को ये सॉल्यूशन समझा दे, लिख लेने दो, फिर आपको देख के समझ में आ जाएगा। 3 प्लस d, तो उस हिसाब से जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो 3 तो 4 बार ऐड हो रहा है, तो 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d, ये आ जाएगा 20। अब 12 को उठा के राइट साइड में भेजोगे तो a प्लस b प्लस c प्लस d हो जाएगा 8, वेयर a कॉमा b कॉमा c कॉमा d विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाई विल इट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0? सोचिए जरा, हमने एक्चुअली में वो जो क्वेश्चन था, जो ऊपर जो इक्वेशन बन रहा था, उसको कन्वर्ट कर दिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के फॉर्म में। इसका फायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि अब अगर देखोगे ध्यान से, तो अगर यहाँ पे a 0 होता है, नीचे वाले सॉल्यूशन में अगर a 0 होता है, ऐसे एक केस खुद से लिखते हैं। केस क्या लिखेंगे? मान लो हमको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 8 होना चाहिए, हमने 2 को 0 कर दिया, 2 और 2 को 4 कर दिया, तो a 0 b 0 c 4 d 4, इसका मतलब x1 कितना? a 0 मतलब x1 3 हो जाएगा, a 0 मतलब x1 3 हो जाएगा, b 0 मतलब x2 भी 3 हो जाएगा, c 4 मतलब x3 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7, और d भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 20। तो इस हिसाब से हमारे पास कहीं ना कहीं 20 आ रहा है। अगर मैं कोई दूसरा केस की बात करूं, अगर मान लो 1 2 3 6 हो गया 2, 1 2 3 2,
अगर a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 2, उसको अगर आप पुट करोगे 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 फिर से। ठीक है, तो द पॉइंट इज जो ऊपर वाला इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके डिफरेंट केसेस निकालने हैं, वो आपको कहां से मिलेगा? वो मिलेगा नीचे वाले से। अब हम नीचे वाले पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है n-1 CR-1, उसमें कंडीशन होता है कि वेरिएबल की कम से कम वैल्यू 1 होनी चाहिए। दूसरा जो हमको फॉर्मूला पता है n+R-1 CR-1, उसमें वेरिएबल की कम से कम वैल्यू 0 भी होनी चाहिए। लेकिन हमें जो क्वेश्चन का इक्वेशन बना है x1 + x2 + x3 + x4 = 20, इसमें क्वेश्चन का इक्वेशन जो है उसमें वेरिएबल्स की कम से कम वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे ना डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। याद रखिएगा, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। अब क्योंकि हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम छोटा सा सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। क्योंकि हमको दिख रहा है कि x1 की कम से कम वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो हमने बोला कि चलो ऐसा है तो आप x1 को 3 + a बोल दो, x2 का भी कम से कम वैल्यू 3 होना चाहिए, उसको 3 + b बोल दो। अगर सवाल में होता कि x2 कम से कम 4 होना चाहिए, तो उस केस में हम x2 को बोलते 4 + b। अगर बोला होता x3 का वैल्यू कम से कम 10 होना चाहिए, तो हम लिख देते 10 + c। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन करके हम नए वेरिएबल्स पे आ गए। अब ये जो नए वेरिएबल्स के जितने भी सॉल्यूशन होंगे, वही आपके इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो लगेगा n+R-1 CR-1। अब यहाँ पे n का वैल्यू 8 है, r का वैल्यू 4 है, तो 8 + 4-1 C 4-1, तो ये टोटल हो जाएगा 11C3। ठीक है, टोटल हो जाएगा 11C3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। टॉकीर, पंकज, विवांशु, समझ में आया ये मेथड? रिलेट कर पा रहे हो कि हमने सब्स्टिट्यूशन इसीलिए किया ताकि हम इस फॉर्मूले को लगा पाए, और इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले के जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे, जितने भी ABCD के सॉल्यूशंस आएंगे, उनको आप ऊपर पुट करोगे तो x1 x2 x3 x4 का भी प्रॉपर सॉल्यूशन बन के आ रहा है। तो ABCD का हर एक केस आपको x1 x2 x3 x4 का एक यूनिक केस दे रहा है, राइट? पंकज, क्या ये चीज क्लियर है? पंकज, टॉकीर, बताओ, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th वाला कैसे करें देखते हैं अभी। अच्छा, जस्ट 1 मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट। 8 वाला आई थिंक अब मुझे 8 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 8 में क्या है, x1 + x2 + x3 = 0, और यहाँ पे बोला xi ≥ 5। xi ≥ 5 मतलब x1 ≥ -5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम x1 को क्या मान लेंगे? फिर x1 को मान लेंगे -5 + a। क्या मानोगे? -5 + a। सिमिलरली x2 को क्या मान लोगे? -5 + b, है ना? तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ 15 x1 + x2 + x3 15 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, x1 + x2 + x3 < = 20 > 15। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि ये फाइल में सेव भी रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यार ये। आई थिंक हाँ 8 मिनट है, हम कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं इसका, तो हमें बोला गया है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, तो है ना? पॉजिटिव इंटीग्रल बोला था कि नॉन नेगेटिव इंटीग्रल बोला था? पॉजिटिव इंटीग्रल। पॉजिटिव इंटीग्रल बोलने का मतलब है x1 x2 x3 इनके क्या केसेस होंगे? x1, x2, x3 ये सब नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो आपके पास मेथड 1 है। मेथड 1 ये है कि क्योंकि आप x1 + x2 + x3 का वैल्यू 15 से 20 के बीच में रखना चाहते हो, मेरे
एक सवाल है आपसे, क्या 16.5 हो सकता है? क्या 16.5 हो सकता है? टेल मी यस और नो। क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू 16.5 हो सकता है? सबका आंसर नो आ रहा है। परफेक्ट। नो क्यों है? बिकॉज इंटीजर है ना, x1 x2 x3 इंटीजर बोला हुआ है, तो एडिशन भी इंटीजर आएगा। तो एक मेथड आपका क्या हो जाएगा कि आपने x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 15 निकाला, इस पे आप लगाओगे n माइनस वन सी आर माइनस वन, सो 15 माइनस वन सी 3 माइनस वन, फिर आप करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16, है ना, क्योंकि सॉरी 15 तो हो नहीं सकता ना, ग्रेटर देन 15 बोला हुआ है, तो ये 16 होगा मिनिमम। तो 16 माइनस वन सी दिस, ये 17, तो 17 माइनस वन सी 3 माइनस वन। सिमिलरली ऐसे करते करते ये 18 पे क्या होगा, तो 18 पे हो जाएगा आपका 18 माइनस वन सी टू, फिर 19 के लिए हो जाएगा 19 माइनस वन सी टू, और फाइनली 20 के लिए हो जाएगा 20 माइनस वन सी टू। तो इन सारे केसेस को हमको क्या कर देना है, बस इन सारे केसेस को ऐड कर देना है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, यस हर्ष? से एक और मेथड तो हो सकता है, जैसे इक्वेशन बोल रहा है 20 से कम होगा और इक्वल टू होगा, तो हम अगर ये लेके चले कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस a जो है वो रिमेनिंग पार्ट हो, तो वैसे 20 वाला केस निकल जाएगा, लेकिन वो ग्रेटर देन 15 वाला कैसे करेंगे, ये नहीं समझ आ रहा है। मृगंक पूछ रहा है कि सर अगर वैल्यू 20 से भी बड़ा हो तो? मृगंक एक्चुअली में और कोई दूसरा ऐसा तरीका नहीं होगा। मैं आपको एक और तरीका बता सकता हूँ, लाइक बुक्स वगैरह में एक ये रिप्रेजेंटेशन फॉलो करते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये 16 से ग्रेटर देन 15, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 16, यहां से यहाँ के बीच में लाई करे, है ना, यहां से यहाँ के बीच में लाई करे। तो बेसिकली हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, जैसे अभी हर्ष ने कहा ए के जगह पे आर लिख देता हूँ, नहीं ए ही लिखता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस a इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ, वेयर a बिलोंग्स टू 0 से लेके 4, 16 कर देते हैं ना इसको। मृगंक कह रहा है कि सर अगर अपर लिमिट 20 की जगह 52 दिया होता तब मेथड 1 लगाते तो लंबा हो जाता, लेकिन इसके अलावा मेरे को कोई दूसरा मेथड नहीं दिख रहा मृगंक फिलहाल। ओके, इवन जो ये जो हर्ष ने जो तरीका बताया है, इस तरीके में क्या है कि हमने x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ए इजी, देखो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चाहे तो प्लस ए भी लगा सकते हैं, माइनस ए भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस ए भी लगा सकते हैं और माइनस ए भी लगा सकते हैं। अगर हम माइनस ए लगा रहे हैं तो हमको कहीं ना कहीं ये 16 करना पड़ेगा, हमको लोअर लिमिट डालना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 का जो सम है उसमें से a माइनस करेंगे, उसमें से a माइनस करेंगे तो वो चीज होनी चाहिए 16 के बराबर। और अब हमने बोल दिया कि a का वैल्यू क्या क्या रखना है, तो a का वैल्यू रखना है 0 से 4। 0 से 4 रखने से एक बार अगर आप सोचोगे उसको, तो अगर हम a का वैल्यू 0 रखते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 क्या हो रहा है,
ये होगा आपका 16। ये कब है? जब हमने a का वैल्यू 0 रखा है। अगर हम a का वैल्यू 1 रखेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 होगा। -1 को अगर हम राइट में भेज देंगे तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से 16, 17, 18, a का वैल्यू 4 रखोगे तो -4 इधर होगा, उधर जाके +4 बन जाएगा, तो 16 प्लस 4 हो जाएगा 20। तो दिस इज द अदर वे राउंड। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये हो जाता है कि हम फिर -a को राइट में जब भेजेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 16 प्लस a हो जाएगा। और अब 16 प्लस a के अगर हम सॉल्यूशन देखें तो उस हिसाब से ये बनेगा आपका 16 प्लस a माइनस 1 c3 माइनस 1। तो मतलब ये आपका बन रहा है 15 प्लस a c2। तो इसका हम नॉर्मल सॉल्यूशन कर रहे हैं तो 15 प्लस a c2 बन रहा है। बट क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे a हमारा 0 से 4 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि हमारा a 0 से 4 के बीच में लाई करेगा तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो यहाँ पे होंगे वो हो जाएगा, सिग्मा लगाना पड़ जाएगा। सिग्मा लगाना पड़ेगा 15 प्लस a c2 का, जिसमें आपका a का वैल्यू 0 से लेके 4 तक चलेगा। तो वही 0 से लेके 4 तक का रखोगे तो ये आपका 15 c2, 0 रखा तो 15 c2, 1 रखा तो 16 c2, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये, तो ये जाएगा तुम्हारा 19 c2 तक। तो 15 c2 से लेके 19 c2, और ऊपर भी देखोगे तो 15 c2 से लेके 19 c2 तक का ही केस बन रहा था। ठीक है, तो दिस इज द वे। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो इस मेथड को एक बार, ये जो मैंने सेकंड सॉल्यूशन लिखा है ना, इसको थोड़ा देख के सोचो तो ये क्यों लिखा। आई होप बहुतों को समझ में आ गया होगा, बट जिनको नहीं आया एक बार रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना एंड इस स्टेप को देखना, you will understand it. Okay, it's not that difficult. So students, it's 1:15. I'm ending the class here. खत्म कीजिए, अब एक्सरसाइज को पूरा खत्म कीजिए और टीपीपी शुरू कर दीजिए। क्लियर? एक्सरसाइज को खत्म कीजिए, टीपीपी को। अच्छा एक मिनट, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेलेबल टुमारो? नेक्स्ट वीक एक्चुअली 3 दिन मेरी मैथ्स की क्लास नहीं होगी। थर्सडे से लेके सैटरडे तक मेरी क्लास नहीं होगी, मैं लीव पे रहूंगा। तो मेरी क्लास सिर्फ मंडे से लेके वेडनेसडे तक होने वाली है। कितने लोग कल अवेलेबल रहोगे? फिर कल के दिन में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, शाम को मान लो, कल शाम को, सुबह की बात नहीं कर रहा। परमुटेशन चैप्टर खत्म हो गया, टीपीपी 1 का डिस्कशन का प्लान कर सकते हैं। 8 लोगों ने अभी तक हैंड रेस किया है, आधे लोग, 16 लोग हैं सेशन में, 10 हो गए, 13 लोग हो गए। ठीक है, परफेक्ट। तो वी कैन गो अहेड, राइट? कल शाम को रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा। ठीक है, इसी के साथ एंड करता हूं सेशन। ओके, इसी के साथ एंड करता हूं, मिलते हैं कल। चलो बाय बाय एवरीवन।